हेलो एवरीवन, दिस इज आबो स्नेही और आज हम 13 दिसंबर के द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि कैसे प्रीलिम्स एंड मेंस के लिए करंट अफेयर्स को यूज़ करके हम हमारी प्रिपरेशन को और भी ज़्यादा इंप्रूव कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना और ऐसे ही रेगुलर वीडियोज़ के लिए विद्यार्थी आईएएस के चैनल को सब्सक्राइब भी करें। स्टार्ट करते हैं पहली न्यूज़ से। गुकेश इज़ द यंगेस्ट वर्ल्ड चेस चैंपियन। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ है क्योंकि आज तक ऐसा नहीं हुआ है। जो ओवरऑल वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप है उसमें गुकेश 18th वर्ल्ड चेस चैंपियन बने हैं और वो 18 ईयर्स के भी हैं और इसके साथ ही वो आज तक के यंगेस्ट वर्ल्ड चेस चैंपियन बन चुके हैं। तो ये इसका 18th एडिशन था, ये आपको पता होना चाहिए। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंप्रेसिव ये न्यूज़ है एंड तो ये आपको ध्यान रखना है। नाउ यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पे वो समझना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि देखो स्पोर्ट्स बेस्ड क्वेश्चन सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स में नहीं आते थे, लेकिन 2 साल वो आए और बहुत ही रिसेंटली भी आए थे। सो द थिंग इज कि क्योंकि ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ है, तो कौन जीता है कौन नहीं जीता है उस पर क्वेश्चंस नहीं बनते मेनली। जो मेनली बनेगा क्वेश्चन की जो चेस का ये प्रोसीजर है वो क्या है, ये ओवरऑल जो वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप है ये क्या है और इसकी क्रोनोलॉजी क्या है, वो समझना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो देखो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो मैं आपको बहुत ही ब्रीफली यहाँ पे बताने वाला हूँ ताकि चीज़ें समझ में आ जाए। एक्चुअली होता क्या है कि रीजनल लेवल्स होते हैं बहुत सारे, मतलब लोकल लेवल डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स में कुछ कुछ कंपटीशन होते रहते हैं। ठीक है, कुछ कॉम्पिटिशन्स हो गए। तो उसके बाद क्या होता है, जो इन रीजनल लेवल्स में जीतते हैं वो क्वालिफाई हो जाते हैं वर्ल्ड कप के लिए। ठीक है, वो किसके लिए क्वालिफाई हो जाते हैं, वो रीजनल या फिर जोनल लेवल पे जो कंपटीशन हो गए वो वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई हो जाते हैं। ये चेस का वर्ल्ड कप है। बाय द वे वर्ल्ड कप जो है चेस का वो टॉप टूर्नामेंट नहीं है, हाईएस्ट टूर्नामेंट है वर्ल्ड चैंपियनशिप। ये आपको ध्यान रखना है। वर्ल्ड कप वर्ल्ड चैंपियनशिप से नीचे है, इतना आपको पता होना चाहिए। एनीवे रीजनल टूर्नामेंट्स हुए उसमें वर्ल्ड कप के लिए लोग क्वालिफाई हो गए। उसके अलावा फीडे जो कि चेस की टॉप बॉडी है, टॉप ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इन सारे कॉम्पिटिशन्स को मेनली ऑर्गेनाइज करती है, वो अपना अलग से कंपटीशन कराती है जिसको बोलते हैं ग्रैंड स्विस। ठीक है, जो यहाँ पे लिखा भी है। फ्रीडे अपना खुद का एक अलग से कंपटीशन करा रही है जिसको कहते हैं ग्रैंड स्विस। इसमें अराउंड 100 प्लेयर्स होते हैं। ठीक है, और इसके टॉप 2 जो प्लेयर्स हैं वो क्वालिफाई हो जाते हैं कैंडिडेट्स टूर्नामेंट के लिए। तो देखो ये जो जोनल और रीजनल टूर्नामेंट्स थे, इनके जो विनर्स हैं वो वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई हो गए। ठीक है, फिर उसके अलावा जो फीदे है उसने अपना ग्रैंड स्विस टूर्नामेंट कराया। ग्रैंड स्विस में जो 2 जीते वो अब क्वालिफाई हो जाते हैं कैंडिडेट्स टूर्नामेंट के लिए। अभी ये सारी चीज़ें पिक्चर में आएगी, तो आपको ये ध्यान रखना है ये दोनों अलग टाइप के टूर्नामेंट्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ग्रैंड स्वी से 2 लोग क्वालिफाई हो गए जो कि अब कैंडिडेट्स टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करेंगे। जो जोनल लेवल पे जीते हैं लोग वो वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, फिर होता है वर्ल्ड कप। वर्ल्ड कप में 128 प्लेयर्स का ये नॉकआउट टूर्नामेंट होता है। मतलब अब ये जो जोनल लोग में ये जो जोनल लेवल पे लोग क्वालिफाई हुए हैं अभी आपस में वर्ल्ड कप में एक दूसरे को फेस करेंगे और ये नॉकआउट है। नॉकआउट का मतलब क्या होता है कि लिटरली ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट जो लोग हैं उनको ऐसे कॉम्पिटिशन में रखा जाएगा। इन दोनों में से जो जीता वो यहाँ पे आ जाएगा, इन दोनों में से जो जीता वो ऊपर आएगा, फिर ये दोनों compete करेंगे। तो ऐसे ही compete करते करते डिफरेंट डिफरेंट ब्रैकेट्स बनते हैं, जैसे वर्ल्ड कप में भी होता है इन जनरल। तो वैसे ही नॉकआउट का फेज यहाँ पे फिर ये ऊपर जाके और लड़ेंगे। तो जो जीतते जाएगा वो आगे जाते जाएगा, जो हारते जाएगा वो पूरे कॉम्पिटिशन से निकलता जाएगा। तो ऐसे ही नॉकआउट फेज में होता है वर्ल्ड कप चेस का। ठीक है, और वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट किसने करा, जो जोनल लेवल पे जीत रहे थे वो आए और उन्होंने वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट करा। ठीक है, और जो वर्ल्ड कप में जीतते हैं या फिर इसमें जो टॉप 3 क्वालिफाई होता है, ठीक है, मतलब जो वर्ल्ड कप में सबसे अच्छा परफॉर्म करा उन्होंने, और जो टॉप 2 या टॉप 3 होता है, अब ये फीदे पे डिपेंड रहता है कि वो कितनों को सेलेक्ट करती है, वो उनका है। बट एनीवे जो टॉप 2 या टॉप 3 जो हैं जो वर्ल्ड कप जीतते हैं वो क्वालिफाई हो जाते हैं कैंडिडेट्स टूर्नामेंट के लिए। तो मतलब सबसे नीचे क्या है, जोनल टूर्नामेंट्स, उसमें जो जीतते हैं वो वर्ल्ड कप लड़ते हैं। जो वर्ल्ड कप जीत के आते हैं वो कैंडिडेट्स टूर्नामेंट में पहुंच जाते हैं। बाय द वे कैंडिडेट्स टूर्नामेंट में पहुंचने के लिए आप ग्रैंड सुई को भी जीत सकते हो। तो कैंडिडेट्स टूर्नामेंट में जाने के लिए 2 तरीके हैं, या तो आप जोनल जीतो फिर वर्ल्ड कप जीतो और फिर आप कैंडिडेट्स टूर्नामेंट में जा सकते हो, या फिर आप फीडे के ग्रैंड सुई में पार्टिसिपेट करो, उससे भी आप कैंडिडेट्स टूर्नामेंट में जा सकते हो। अब क्या होता है, कैंडिडेट टूर्नामेंट होता है जिसको कहते हैं राउंड रॉबिन। इसमें 8 प्लेयर आते हैं ओवरऑल। ठीक है, इसमें टोटल 8 प्लेयर्स आते हैं, क्योंकि देखो वर्ल्ड कप आपको 2 प्लेयर 2-3 प्लेयर दे रहा है,
फीडे का जो ग्रैंड सुई है वो भी 2-3 प्लेयर दे रहा है, और भी डिफरेंट कॉम्पिटिशन होते हैं जिससे टोटल 8 प्लेयर्स आ जाते हैं। अब जो बाकी कॉम्पिटिशन है वो हमारे किसी काम के नहीं है, जितना मैंने बताया उतना ही, वो भी बहुत ज़्यादा मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ा ज़्यादा डिटेल में, इतना ही आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो एनीवे, अब कैंडिडेट्स टूर्नामेंट में 8 लोग आ चुके हैं। अब इनके बीच में राउंड रॉबिन फॉर्मेट होता है। राउंड रॉबिन फॉर्मेट बहुत ही सिंपल है, जितने 8 लोग हैं ना, वो आपस में एक दूसरे को कम से कम एक बार तो खेल लेते हैं। जैसे कोई एक प्लेयर है, क्योंकि 8 लोग हैं तो एक प्लेयर मान लेते हैं, तो उसके 7 ओपोनेंट हो गए, है ना, 1 2 3 4 5 6 7, क्योंकि टोटल 8 लोग हैं तो एक प्लेयर क्या है, वो कम से कम 7 लोगों को तो खेलेगा ही। इसको कहते हैं राउंड रॉबिन। ये टर्म ना ऐसे प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है कि जो राउंड रॉबिन टर्म है ये किस पर्टिकुलर स्पोर्ट से रिलेटेड है, और ये जो वनडे एग्जामिनेशन है उसमें तो बहुत इजीली आ जाएगा। प्रीलिम्स में वैसे तो नहीं आता, लेकिन क्योंकि गुकेश चेस चैंपियनशिप को जीत चुके हैं तो अब चेस न्यूज़ में है, इसलिए यहाँ पे यूपीएससी में भी पूछा जा सकता है। तो 8 प्लेयर का यहाँ पे राउंड रॉबिन टूर्नामेंट होता है, और जो इसको जीतता है एक पर्सन, ठीक है, जो इसको जीता कैंडिडेट्स टूर्नामेंट को, अब वो वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप खेलेगा। वो क्या खेलेगा? वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप। तो यहाँ पे तो एक ही पर्सन सेलेक्ट हुआ। अब वो किससे लड़ेगा? वो उसके अगेंस्ट खेलेगा जो पिछले साल वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप जीत गया था, ठीक है। तो पिछले साल जो वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप जीत के आया था, वो दोबारा, मतलब क्रिकेट में या फिर जो फुटबॉल होता है उसमें क्या होता है कि इस साल इंडिया वर्ल्ड कप जीत गई या इंडिया टॉप पर आ गई, अगले साल ऑस्ट्रेलिया आ गई, लेकिन अगले साल इंडिया फाइनल में किसके साथ खेलेगी? उसके लिए इंडिया को ना फिर से ग्रुप स्टेज से लड़ते 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 वापस फाइनल में आना पड़ता है। यहाँ पे ऐसा नहीं है। जो गुकेश के अगेंस्ट डिंग लेरेन खेल रहे थे, ये पिछले बार वर्ल्ड चेस चैंपियन बन गए थे, तो इस बार ना इनको दोबारा ग्राउंड स्टेज से ऊपर आने की जरूरत ही नहीं है। ये वर्ल्ड चेस चैंपियन बन गए अब। तो अब ये जो ग्राउंड स्टेज से आएगा, कौन आएगा? ग्राउंड स्टेज से वो आएगा जो इनको चैलेंज करेगा। इसलिए आप बहुत बार ये टर्म भी सुनोगे न्यूज के अंदर, चैलेंजर, कि गुकेश चैलेंजर था, क्योंकि गुकेश इस पूरे प्रोसेस के थ्रू होके यहां तक आया, कैंडिडेट्स टूर्नामेंट को जीत के वो यहां तक आ गया। अब वो वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप में खेलेगा किसके अगेंस्ट? डिंग लेरेन के अगेंस्ट, जो इस पूरे प्रोसेस के थ्रू गए ही नहीं, इस साल नहीं गए। डिंग लेरेन पिछले साल गए होंगे, या पिछले साल नहीं, पिछली बार जब ये वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप का पूरा प्रोसेस चला है, वो पिछली बार इस पूरे प्रोसेस के थ्रू गए होंगे, लेकिन इस बार उनको जाने की जरूरत नहीं पड़ी। इस बार तो वो चैंपियन है, और अब जो इस प्रोसेस के थ्रू जीत के आए थे वो थे गुकेश, और यहाँ पे डिंग लेरेन पिछली बार जीते थे। तो इन दोनों के बीच में अब ये मैच होता है जिसमें गुकेश जीत जाता है। तो अगले साल क्या होगा? अगले साल मतलब अगला जब वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप होगा, उसमें जो गुकेश है ना, वो ऑलरेडी फाइनल में ही खेलेंगे। अब वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप के अंदर ही खेलेंगे वो डायरेक्टली। उनको दोबारा से नीचे से पूरे प्रोसीजर को फॉलो करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो बन चुके हैं, ठीक है। तो जो नॉर्मल फुटबॉल क्रिकेट के अंदर जो ऐसे टूर्नामेंट्स होते हैं, वैसा नहीं है यहाँ पे कि एक बार जो टीम जीत गई उसको फिर से अगले इवेंट में फिर से ग्राउंड स्टेज से लड़ना पड़ेगा। यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे गुकेश जीत गए, ठीक है। अब अगले बार जब वो वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप में खेलेंगे तो डायरेक्टली वो फाइनल में ही खेलेंगे बस। उनका जो ऑपोजिशन होगा, जिसको आप चैलेंजर बोल सकते हो, वो ग्राउंड लेवल से लोगों को हराते 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 यहाँ पे आएगा। तो ये एक पूरी क्रोनोलॉजी है चेस की, जो मुझे समझाने की जरूरत थी, क्योंकि यूपीएससी प्रीलिम्स में ना टेस्ट क्रिकेट पे भी क्वेश्चन पूछे गए, एक बार टेनिस पे भी क्वेश्चन पूछ लिया गया था, और टेस्ट पे तो बहुत ही रिसेंटली क्वेश्चन आया है। तो ये बेसिकली इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है समझना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, और क्योंकि बहुत बड़ी न्यूज़ है, तो मैं सरप्राइज नहीं होगा कि प्रीलिम्स में ऐसा कोई चेस के रिलेटेड क्वेश्चन आ गया प्रोसीजर पर। और जो वनडे एग्जामिनेशन है या स्टेट पीसीएस है, उसमें तो डेफिनेटली ये क्वेश्चन आ ही सकते हैं। सिंपल। तो अब एक बार जो पूरा प्रोसीजर है फिर से रिवाइज कर लेते हैं। बहुत ही सिंपल है। इसमें क्या होता है? मेनली जोनल टूर्नामेंट्स होते हैं। जो जोनल टूर्नामेंट्स में जीतते हैं वो अब वर्ल्ड कप में जाके क्या करेंगे? कंपीट करेंगे। फाइन। जो वर्ल्ड कप में जीत जाएंगे उसमें से कुछ लोग कैंडिडेट्स टूर्नामेंट में फाइट करेंगे। लेकिन कैंडिडेट टूर्नामेंट में और भी डिफरेंट डायरेक्शन से लोग आते हैं। एक और तरीका है कि फीडे अपना एक ग्रैंड सुई करके एक टूर्नामेंट चलाते हैं, जो उसको जीतते हैं उसमें से 2-3 लोगों को वो कैंडिडेट टूर्नामेंट में भेज देते हैं। ऐसे करके कैंडिडेट टूर्नामेंट में टोटल 8 लोग आ जाते हैं, जो कि राउंड रॉबिन के फॉर्म में कंपीट करते हैं। इनमें से इसको पूरा जो जीतता है वो फिर इकलौता वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप के अंदर लड़ने जाता है एज अ चैलेंजर। और वो किसके अगेंस्ट ये चेस का गेम खेलेगा? जो पिछले साल या पिछले टाइम पर वर्ल्ड चेस चैंपियन था, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसीजर आपको पता होना चाहिए।
जब ये वर्ल्ड चेस चैंपियन का मैच हो रहा है, अब जब ये हुआ है अभी, तो ये 14 डेज तक इन जनरल चलता है, जिसके अंदर 7.5 पॉइंट्स चाहिए होते हैं। तो जो जीतता है उसको 1 पॉइंट मिल जाता है, अगर ड्रॉ होता है तो 7.5, या सॉरी ड्रॉ होता है तो 0.5 दोनों को मिल जाते हैं। तो जो सबसे पहले 7.5 पॉइंट्स तक जीत पहुंचता है वो उसको विनर डिक्लेयर कर दिया जाता है। वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप यूजुअली हर 2 साल में एक बार होती है। कोविड के टाइम से थोड़ा सा डिले भी हो गया था, बट इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो 18th चेस चैंपियनशिप के 18 ईयर ओल्ड ने इस चेस चैंपियनशिप को जीता है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत अमेजिंग न्यूज़ है। आपको इन चीज़ों को ध्यान रखना है, क्वेश्चंस बन सकते हैं डिफरेंट एग्जामिनेशंस के अंदर। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। यूनियन कैबिनेट अप्रूव्स द बिल्स ऑन साइमल्टेनियस पोल्स। ये बहुत ही एक थोड़ा सा कॉन्व्यूलेटिंग और थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल एक टॉपिक है। कंट्रोवर्शियल इसलिए क्योंकि इसमें बहुत बड़ा चेंज लाने की यहाँ पे बात की जा रही है। ये साइमल्टेनियस पोल का ही नाम है वन नेशन वन इलेक्शन। ये भी आपने बहुत जगह सुना होगा। मैं बहुत ही ब्रीफली आपको ये समझा रहा हूँ, इसको समझना इतना डिफिकल्ट नहीं है। वैसे ये चीज़ें आपको वैसे भी पता है। तो इंडिया में टोटल तो 3 टीयर का सिस्टम होता है। 3 टीयर में एक तो आता है सेंटर, सेंटर में हो जाता है पार्लियामेंट, ठीक है, जिसमें है राज्यसभा और लोकसभा। फिर आता है स्टेट, दूसरे टीयर पे। स्टेट में मेनली लेजिस्लेटिव असेंबली ही होती है। कभी कभी वहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल भी हो सकती है, बट ज़्यादातर लेजिस्लेटिव असेंबली होती है। फिर आता है ग्राउंड लेवल पे, या फिर जो सबसे नीचे टीयर है उसमें आ जाते हैं लोकल बॉडीज़, जिसमें अर्बन लोकल बॉडीज़ होती हैं जैसे नगर निगम एक्सेट्रा। फिर रूरल लोकल बॉडीज़ होती है जिसमें आप पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को इंक्लूड कर सकते हो। तो ये लोअर लेवल पे या फिर सबसे नीचे वाले टीयर में आते हैं, ठीक है। तो जो वन नेशन वन इलेक्शन का जो एक कॉन्सेप्ट है उसमें यह है कि इन तीनों टीयर के, अभी मैं बाय द वे सिर्फ कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूँ, जो ये न्यूज़ है उसकी बात नहीं कर रहा, न्यूज़ में मैं आऊँगा बाद में। तो इन तीनों टीयर में क्या होगा, वन नेशन वन इलेक्शन में कुछ ही दिन के अंदर, मतलब एक ही साथ इन तीनों में इलेक्शन हो जाएंगे। यूजुअली जब इलेक्शन होते हैं तब आपको पता है डिफरेंट डिफरेंट फेजेस में होते हैं। तो मतलब सेंटर में जो लोकसभा का इलेक्शन है वो 1-1.5 महीने चल जाता है। तो ऐसा ही होगा यहाँ पे, जितना टाइम लगेगा वो उतना लगेगा। ये बोला गया है कि कम से कम 100 दिन के अंदर अंदर पूरा जो इलेक्शन है वो निपटाया जाएगा। तो जब मैं बोल रहा हूँ एक साथ, इसका मतलब नहीं है कि एक दिन में पूरे इंडिया का इलेक्शन हो जाएगा, नहीं। इसका मतलब ये है कि तीनों जो इंडिया के 28 स्टेट्स हैं, है ना, इंडिया पे 28 स्टेट्स हैं और 3 ऐसी यूनियन टेरिटरीज हैं जिनके पास लेजिस्लेटिव असेंबली भी है, ठीक है। तो इंडिया के पास 28 स्टेट्स हैं, लेकिन 3 यूनियन टेरिटरीज हैं जिनके पास लेजिस्लेटिव असेंबली भी है। तो टोटल देखा जाए तो 31 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज प्लस सेंटर की लोकसभा प्लस जो अर्बन लोकल बॉडी है और रूरल लोकल बॉडी है, इन सब के इलेक्शन एक ही टाइम पे, एक ही टाइम फ्रेम के अंदर 2-3 महीने के अंदर करा दी जाए और फिर अगले 5 साल छुट्टी। तो ये एक पर्टिकुलर प्लान है और ये एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। जो यूनियन कैबिनेट ने या यूनियन गवर्नमेंट ने प्रपोज करा है, वो ये बोल रहे हैं कि जो लोकल बॉडी वाला इलेक्शन है ना, इसको भी बाहर रखता है। जो थर्ड टीयर वाला था ना हमारा ग्राउंड लेवल पे, अर्बन लोकल बॉडी, पंचायती राज इलेक्शंस, देन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शन, इनको निकाल दिया यूनियन कैबिनेट ने अपने प्रपोजल से। उन्होंने क्या रखा है, 2 रखे हैं। एक तो स्टेट और यूनियन टेरिटरीज, 28 स्टेट्स जिनके पास लेजिस्लेटिव असेंबली तो होती है, और 3 ऐसे यूनियन टेरिटरीज जिनके पास लेजिस्लेटिव असेंबली है, जिसमें दिल्ली, जम्मू एंड कश्मीर एंड पुडुचेरी आ जाते हैं ये। और सेंटर में जो लोकसभा है, इन सब का जो इलेक्शन है वो एक ही टाइम पर हो जाएगा। अब इसमें होता क्या है कि आप देखो, अभी लोकसभा के इलेक्शन हुए 2024 में, अब वो चलेंगे 29 तक, ये पूरी लोकसभा रहेगी। मतलब जितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इलेक्ट हो गए ये 5 साल तक रहेंगे, ठीक है। एक्चुअली होता क्या था कि पूरे इंडिया में 1967 तक ऐसा ही होता था कि सेंटर और स्टेट के इलेक्शन साथ में हो जाते थे, मतलब एक ही टाइम फ्रेम के अराउंड हो जाते थे। लेकिन उसके बाद प्रेसिडेंट रूल लगने के कारण बहुत सारे जो स्टेट्स हैं उनके इलेक्शन आउट ऑफ सिंक हो गए, ठीक है। अब आपको भी पता है, ये तो आप न्यूज़ भी पढ़ते हो कि इवन दो जो सेंटर का इलेक्शन है अभी 2024 में हुआ है, अब अगला इलेक्शन 2029 में होगा। लेकिन अब आपको भी पता है कि 2025 में बहुत सारे स्टेट्स के इलेक्शन हैं, 2026 में भी बहुत सारे स्टेट्स के इलेक्शन होंगे, 2027 में भी बहुत सारे स्टेट्स के इलेक्शन है। तो ऐसे क्या है, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो सेंटर लेवल पे इलेक्शन लड़ती हैं। तो 2024 में उन्होंने बहुत टाइम क्या करा, रैली में बिता दिया। अब यही पॉलिटिकल पार्टीज 2025 में स्टेट इलेक्शन भी लड़ेंगी, तो ये बहुत टाइम रैली में बिता देंगी। फिर यहाँ पे भी, फिर यहाँ पे भी, मतलब जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं और जो पूरा गवर्नेंस स्ट्रक्चर है वो हमेशा इलेक्शन मोड में ही रहता है, वो हमेशा इलेक्शन मोड में ही रहता है। ऊपर से जो इलेक्शन जब भी कराया जाता है तब ये देखा जाता है कि पूरी जो सिक्योरिटी है पूरी कंट्री की या पूरे इलेक्शन प्रोसेस की, उसके लिए बहुत सारे सिक्योरिटी फोर्सेस को भी यूज़ करा जाता है।
तो सिक्योरिटी फोर्सेस अभी यहाँ है, अगले साल यहाँ चले गए, फिर यहाँ गए, फिर यहाँ गए। तो सिक्योरिटी फोर्सेस भी 5 साल घूमती रहती है एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है। और अब इतनी बार इलेक्शन कराना पड़ेगा, तो इतनी बार इतने सारे हर साल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को बहुत सारे लोगों को अपॉइंट करना पड़ेगा, तो बहुत खर्चा भी एक्स्ट्रा आता है। तो द थिंग इज, ये सोचा गया कि क्यों ना ये इलेक्शन, अब जैसे 24 में तो इलेक्शन हो गए, एक मैं हाइपोथेटिकली बात करता हूँ, अब जो इलेक्शन हो गए हैं, होने हैं सेंटर के, मतलब लोकसभा के, वो तो 29 में होंगे। लेकिन मैंने आपको बता दिया कि बहुत सारे स्टेट्स हैं जिनके इलेक्शन पहले ही होने वाले हैं। अगर ये बिल पास होता है तो क्या होगा, अब इन सब के इलेक्शंस भी 2029 में ही होंगे, ठीक है, इन सब के इलेक्शन भी 2029 में होंगे। लेकिन अब इसमें एक प्रॉब्लम है, क्योंकि जो एक स्टेट है, क्योंकि जो स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली है वो भी तो 5 साल के लिए है ना। किसी स्टेट में इलेक्शन हुए, मान लेते हैं 2027 में, है ना, इसके अंदर इलेक्शन हो गए उसके, और जो यूनियन गवर्नमेंट है ये बिल पार्लियामेंट में पास करवा दिया मान लेते हैं, तो अभी तुरंत तो लागू नहीं होगा, ये अगले साल से ही, मतलब अगले टाइम से ही लागू होगा 2029 से। तो मतलब 2027 में स्टेट के इलेक्शन हो जाएंगे, और 2029 में सेंटर के साथ इलेक्शन वापस सिंक में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस लेजिस्लेटिव असेंबली को डिसॉल्व करना पड़ेगा और फिर से इलेक्शन होंगे। मतलब ये जो गवर्नमेंट थी, सरकार थी स्टेट की, ये तो सिर्फ 2 साल ही चल पाई, है ना। और जो स्टेट थे, जैसे जो 26 में उनका इलेक्शन होगा, वो सिर्फ 3 साल चल पाएगी। तो ये तो कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत बड़ा वायलेशन है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इंडिया विच इज़ अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, उसमें फेडरल प्रोविजंस बहुत ज़्यादा हैं, जिसमें स्टेट्स को भी बहुत सारी राइट्स दी गई हैं। और इस प्रोविजन से क्या हो रहा है, स्टेट्स की जो ये साइकिल है इलेक्शन की, उसको तोड़ा मड़ोड़ा जाता है और सेंटर के अकॉर्डिंग फिक्स कर दिया जाता है। तो इससे जो फेडरल प्रिंसिपल है वो थोड़ा वायलेट हो रहा है कि स्टेट्स के पास ऑटोनॉमी नहीं रही, और जो स्टेट्स की राइट है 5 साल कम से कम सरकार चलाने की, उसको भी खत्म करके सेंटर के जो यूनियन की जो साइकिल है इलेक्शन की, उसके साथ ज़बरदस्ती फिक्स करने के लिए उनका जो टर्म है वो पूरा, या जो उनका टेन्योर है उसको कम करा जा रहा है। 2 साल ही रख देंगे या 3 साल ही, जो लेजिस्लेटिव असेंबली है 3 साल बाद ही वो रिजाइन करना पड़ेगा, क्योंकि 29 में फिर से सेंटर या फिर लोकसभा के साथ उनको इलेक्शन करने पड़ेंगे। पहले तो ये प्रॉब्लम, जो मैंने इसके पॉजिटिव्स बताया ना कि खर्चे, सिक्योरिटी, वो भी आपको ध्यान रखने हैं, इश्यूज भी आपको ध्यान रखने हैं। दूसरा क्या इशू है, दूसरा इशू ये है कि दोबारा स्टेट आउट ऑफ सिंक ना हो जाए, इसकी क्या गारंटी। क्योंकि बहुत बार होता है ना कि सपोज इलेक्शन हुए और किसी भी स्टेट में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की मेजोरिटी नहीं बनी, मानते 2029 में इलेक्शन हुए सारे स्टेट्स में, और ऐसे 5 स्टेट थे जिनके अंदर कोई मेजोरिटी नहीं बनी और कोई कोलिशन भी नहीं बन रहा, तो यहाँ पे फिर से इलेक्शन होंगे, फिर से इलेक्शन होंगे। तो वो तो अब जो सेंटर ने बोला कि 100 दिन के अंदर सेंटर और स्टेट सबके इलेक्शन करवा देंगे, लेकिन इस प्रोसेस में तो 100 दिन पार हो जाएंगे, और भी 200-300 दिन लग सकते हैं, मतलब आधा 3-4 महीने लग सकते हैं, फिर से इलेक्शन होंगे स्टेट के अंदर। फिर ये एक तो ये प्रॉब्लम हो गई। एक प्रॉब्लम ये भी है कि बहुत सारे इंडिया में ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे कभी कभी कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी काम नहीं करती, जैसे जम्मू एंड कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी हो गई, नॉर्थ ईस्टर्न बहुत सारे स्टेट्स हो गए, जो इंडिया के ईस्टर्न स्टेट्स हैं वो भी यहाँ पे आ गए। तो वहाँ पे कभी कभी प्रेसिडेंट रूल लगाने की ज़रूरत पड़ जाए, तो उनकी जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो बीच में ही डिसॉल्व हो जाएगी। तो क्या अब वहाँ पे आप दोबारा इलेक्शन कराओगे अगले साइकिल के लिए। मतलब एक बार सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, सपोज 2031 में मणिपुर की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो डिसॉल्व कर दी, क्योंकि मणिपुर में हालत इतनी खराब है कि लोकल सरकार कुछ कर नहीं पा रही, तो सेंटर को प्रेसिडेंट रूल लगाना पड़ा। तो जो लोकल लेजिस्लेटिव असेंबली है वो खत्म हो गई अब, ठीक है, वो डिसॉल्व हो गई, पूरी सरकार डिसॉल्व कर दी गई वहाँ पे। 31 की बात कर रहा हूँ मैं। और 32 में जो मान लेते हैं ये जो प्रेसिडेंट रूल है ये हटा दिया, क्योंकि अब जरूरत नहीं थी। तो 2029 में इलेक्शन हुए थे, तो अगली बार इलेक्शन 34 में ही होने वाले हैं। तो 32 में प्रेसिडेंट रूल हट गया, लेकिन अभी कोई जो स्टेट गवर्नमेंट है वो है ही नहीं, क्योंकि वो तो 31 में हटा दी गई। तो 32 से 34 क्या होगा, क्या यहाँ पे इलेक्शन करा के सिर्फ 2 साल के लिए एक स्टेट गवर्नमेंट बिठाई जाएगी, या फिर यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल कंटिन्यू रहेगा। क्योंकि अगर प्रेसिडेंट रूल कंटिन्यू कर रहे हैं सिर्फ इसीलिए कि इलेक्शन नहीं हो सकता, तो ये तो फेडरल लॉ का वायलेशन है, ये फेडरलिज्म का वायलेशन है। लेकिन अगर यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट का इलेक्शन करा दिया सिर्फ 2 साल के लिए, तो गवर्नेंस बहुत ही खराब हो जाएगी, क्योंकि किसी भी एक लेजिस्लेटिव असेंबली को, एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को फंक्शन करने के लिए 3-4 साल तो चाहिए ना। 2 साल में वो स्कीम लॉन्च करेंगे, उसका रिटर्न भी नहीं आएगा, तो पता कैसे चलेगा कि स्कीम ग्राउंड पे एप्लीकेबल हुई या नहीं, या लोग भी 2 साल में कैसे जज कर लेंगे
कि इसी पार्टी को वापस वोट देना है या नहीं, तो वोटर की जो इन्फॉर्मेशन है वो भी अधूरी रहेगी। तो ये दोबारा आउट ऑफ सिंक ना हो जाए, इसकी क्या गारंटी? तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो फायदे मैंने आपको बता दिए और इसके जो नुकसान हो सकते हैं पॉसिबली, वो भी मैं आपको बता चुका हूँ। इसके अलावा एक और चीज़ है बाईपोल्स। अब बाईपोल्स क्या है? सपोज मैंने कहा कि जो लोकसभा का इलेक्शन होता है, वैसे लेजिस्लेटिव असेंबलीज के इलेक्शन लोकसभा के साथ सिंक कर देंगे। लेकिन बहुत सारे लोगों की जो लोकसभा के अंदर है वो काफ़ी एजेड है, और लेजिस्लेटिव असेंबली में भी जो स्टेट की बहुत सारे लोग जो हैं वो काफ़ी एजेड होंगे। सपोज एक लेजिस्लेटिव असेंबली है जिसमें 200 मेंबर है, उनमें से ये जो इलेक्शन हुआ 29 में हुआ, अब अगला इलेक्शन 34 में होने वाला है सेंटर के साथ ही। अब इनमें से 40 लोगों की 2032 आते हुए डेथ हो गई। 40 लोगों की डेथ हो गई, या 40 लोगों की डेथ भी हो गई, उनमें से कुछ लोगों ने रिजाइन भी कर दिया, तो टोटल 40 सीटें खाली हो गई इस लेजिस्लेटिव असेंबली में से। तो ये 40 सीटों का जो इलेक्शन है वो क्या आप 34 में ही होगा या अभी कर दोगे? क्योंकि अगर इन 40 सीटों का इलेक्शन अभी करा तो क्या इनको फिर 2 साल में वापस रिजाइन करना पड़ेगा, या इनका चलता रहेगा 5 साल का टर्म? क्योंकि किसी भी लेजिस्लेटिव असेंबली में जो भी एमएलए बनता है उसका 5 साल का तो टर्म होता ही है। यहाँ पे या तो आप सीट को 2 साल और खाली छोड़ोगे, या फिर जिसको इलेक्ट करोगे वो सिर्फ अब 2 साल रहेगा। द थिंग इज कि यहाँ पे बहुत बड़ा ये झंझट भी और बन सकता है बाईपोल्स का। और ओवरऑल क्या हो रहा है कि जो पावर दी गई है, या जो ओवरऑल फेडरल कैरेक्टर्स कंट्री का बनाया गया है, जहाँ पे स्टेट के पास ऑटोनॉमी है, स्टेट्स के पास राइट्स हैं, और स्टेट्स खुद में एक एंटिटी है, एग्जिस्टिंग एंटिटी है, उनका जो खुद का सेल्फ गवर्निंग स्ट्रक्चर है वो यूनियन के अकॉर्डिंग उसको बना लिया जाए, तो इससे क्या है बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी ग्राउंड पे आ सकती है। पता ही नहीं है भाई, 2 साल के लिए सरकार चल रही है, 3 साल के लिए सरकार चल रही है, बस ना तो वोटर को नॉलेज हो पाएगी वोट करने के लिए इतनी, ना ही कोई गवर्नमेंट ढंग से स्कीम चला पाएगी जो भी स्टेट में आई है, और ना ही गवर्नेंस ढंग से सेटल हो पाएगी। क्योंकि कभी नई गवर्नमेंट आती है तो वो अपने अकॉर्डिंग डिफरेंट ब्यूरोक्रेट पूरी ब्यूरोक्रेसी को शफल करते हैं, पूरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शफल होता है, क्या वो हर 2 साल में होता रहेगा? तो ये भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो आपको ध्यान रखनी है। फायदे डेफिनेटली पूरे कंट्री में एक सिस्टम होगा, बहुत सारे पैसे बचेंगे, सिक्योरिटी फोर्सेस को बार बार घूमना नहीं पड़ेगा, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो हमेशा इलेक्शन मोड में रहती हैं वो शायद ना रहे हैं ऐसे, क्योंकि हर साल इलेक्शन नहीं होगा ना, अब सिर्फ अगले 5 साल में होंगे, बीच में किसी भी स्टेट में इलेक्शन नहीं है, तो पॉलिटिकल पार्टीज को भी इलेक्शन मोड में रहने की जरूरत नहीं है, वो भी शायद थोड़ा कंस्ट्रक्टिव काम कर पाए। बहुत सारे ऐसे फंड बनते हैं, जैसे एमएलएस को भी अलग से पैसा दिया जाता है, एमपीज को भी अलग से पैसा दिया जाता है, ताकि वो भी जाके ग्राउंड पर काम कर पाए। तो अगर 5 साल में इलेक्शन नहीं है तो वो ग्राउंड पे वो काम करेंगे जिनसे इनको तुरंत वोट ना मिले, क्योंकि अभी तो वो काम उसी ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट में करेंगे या उसी टाइप का काम करेंगे जिससे इनको शायद इमीडिएटली वोट मिल जाए। सो इन चीज़ों को भी अवॉइड करा जा सकता है, ये इसके फ़ायदे भी हैं। तो आपको प्रॉब्लम्स एंड अपॉर्चुनिटीज़ दोनों पता होनी चाहिए, ठीक है। और 1967 से पहले ऐसा ही था, तो दोबारा सिंक में लाने में प्रॉब्लम भी क्या है। तो ओवरऑल ये पूरी डिबेट आपको पता होना चाहिए, इस पर पूरा मेंस में क्वेश्चन आएगा तो ये सारे पॉइंट्स आपको लिखने हैं, फेवर में भी और अगेंस्ट में भी, ठीक है। एक तो ये चीज़ हो गई। अब हुआ क्या है, जैसे मैंने आपको बताया कि एक कमेटी बैठी थी इसके लिए, और जो कमेटी थी, जो इंडिया के एक्स प्रेसिडेंट थे, फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी, उनके अंडर एक कमेटी बैठी थी जिन्होंने वन नेशन वन इलेक्शन को क्या करा था, रेकमेंड करा था। तो ये डायरेक्टली प्रीलिम्स से पूछा जाएगा कि किस कमेटी ने इसको रेकमेंड करा है? रामनाथ कोविंद कमेटी ने इसको रेकमेंड करा है, फाइन। लेकिन उन्होंने तीनों टीयर इंक्लूड करने की बात करी थी। अभी जो बिल इंट्रोड्यूस हुए हैं पार्लियामेंट के अंदर वन नेशन वन इलेक्शन कराने के लिए, उसमें 3 टीयर नहीं है, उसमें 2 ही टीयर है, सेंटर का लोकसभा और स्टेट्स की लेजिस्लेटिव असेंबली। और सिर्फ स्टेट्स नहीं, जो 28 स्टेट्स हैं वो, प्लस 3 वो यूनियन टेरिटरीज जिनके पास लेजिस्लेटिव असेंबली भी है, जो है जम्मू एंड कश्मीर, दिल्ली एंड पौंडीचेरी। तो ये आपको पूरा ध्यान रखना है। ऑब्वियसली इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन को ही अमेंड करना पड़ेगा। जो ऑर्डिनरी लॉ होते हैं जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करने की जरूरत नहीं होती, उससे ये काम नहीं हो पाएगा, आपको कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करना ही पड़ेगा, ठीक है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट यहाँ पे करा जाएगा, लेकिन देखो 2 टाइप के कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होते हैं। एक में तो ये होता है जिसमें 50% स्टेट्स की अनुमति भी चाहिए, और कुछ ऐसे होते हैं जिनमें आप पार्लियामेंट में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कर दो, स्टेट्स की जो रिकमेंडेशन है या स्टेट्स का जो रेजोल्यूशन है वो पास करने की जरूरत नहीं है। मतलब जो लोकसभा और राज्यसभा ने अगर पास कर दिया ये अमेंडमेंट, तो कुछ अमेंडमेंट्स में ऐसा होता है कि इंडिया में जितने भी स्टेट्स हैं उनमें से कम 53% जो स्टेट है ना, वो इस सेम अमेंडमेंट को रेटिफाई करें।
तब जाके वो अमेंडमेंट पास होना हुआ हुआ माना जाएगा। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं है। इस केस में सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा पास कर देंगे तो ये पास हो जाएगा। स्टेट्स की रेटिफिकेशन की जरूरत नहीं है। स्टेट्स की रेटिफिकेशन की जरूरत कब होती? जब यहाँ पे जो थर्ड टीयर है ना, उसको भी इंक्लूड करा होता। ये भी आपको ध्यान रखना है। मैं जितनी भी आपको चीजें बता रहा हूँ, इन सब पॉइंट्स पर प्रीलिम्स में घुमा फिरा के क्वेश्चंस बनेंगे। अगर थर्ड टीयर जो अर्बन लोकल बॉडी या रूरल लोकल बॉडी है, उनको भी वन नेशन वन इलेक्शन में इंक्लूड करने की बात की जाती, तब जाके आपको ये जो 50% स्टेट्स का जो एक्स्ट्रा रेटिफिकेशन चाहिए होता, वो भी वहां पे होता। तो कुछ लोग बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट ने चला के इनको अलग रखा है ताकि स्टेट्स का रेटिफिकेशन की जरूरत ना पड़े, और सिर्फ टीयर 1 और टीयर 2 को ही इन्होंने यूज करा है, जिसमें सिर्फ पार्लियामेंट में ही जो है वो पास कर देगी। तो इससे क्या है, स्टेट्स की जो राय है या स्टेट्स का जो सजेशन है वो लिया ही नहीं जाएगा। लेकिन अगर इस थर्ड टीयर को भी इंक्लूड करा जाता तो ये 50% रेटिफिकेशन जरूरी होता। तो ये पूरी डिबेट आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो इसमें 2 बिल्स को इंट्रोड्यूस करा है एंड बस यही सारी चीज़ें। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। CAG रिपोर्ट फ्लैग्स वायलेशन लैप्सेस इन एनफोर्समेंट ऑफ तमिलनाडु कोस्टल रेगुलेशन जोन। तो यहाँ पे बहुत ही सिंपल मैं आपको चीज़ बता रहा हूँ कि देखो, कोस्टल इंडिया का जो कोस्टल एनवायरनमेंट है वहाँ पे बहुत ही सेंसिटिव इकोसिस्टम है, ठीक है। सेंसिटिव इकोसिस्टम क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे मैंग्रोव्स हैं, कुछ कोस्ट्स पर कोरल रीफ्स हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव और अच्छी बायोडाइवर्सिटी इकोसिस्टम है। अगर कोस्टल एरिया पे बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन हो जाता है तो ये कोरल रीव्स, मैंग्रोव्स, जो कोस्टल बायोडाइवर्सिटी है, ये खत्म हो जाती है। अब सिर्फ इसमें बायोडाइवर्सिटी का नुकसान नहीं होता, इसमें हमारा नुकसान भी होता है, क्योंकि सपोज जब समुद्र का लेवल बढ़ता है ना, तब कोरल रीव्स, मैंग्रोव्स, ये समुद्र के पानी को ज़मीन पे आने से रोक लेते हैं। लेकिन अगर इनको तोड़ दिया गया, हटा दिया गया और यहाँ पे बिल्डिंग बना दी, तो ये जो पानी है डायरेक्टली ज़मीन पे आ सकता है, जिसको आप स्टॉर्म सर्ज भी बोल सकते हो, ठीक है। तो द थिंग इज, इंसान को भी लॉस है, बायोडाइवर्सिटी को भी लॉस है। तो ताकि ऐसा ना हो, CRG नोटिफिकेशन आई थी। पहले तो ये आई थी 1990, पहले ये आई थी, यहाँ पे लिखा है, वेट अ सेकेंड, ठीक है। तो जो पहले आई थी 1991 में आई थी, उसके बाद 2001 में इसको थोड़ा सा बदलाव किया गया था इसमें, ठीक है। और जो ये कोस्टल रेगुलेशन जोन की नोटिफिकेशन है, ये एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर आई थी। ये काफ़ी कॉमन सेंस है क्योंकि कोस्टल एरिया एनवायरमेंट प्रोटेक्शन का ही पार्ट है, सिंपल। तो 1986 में जो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट था, उसके अंदर ही या उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए CRG की नोटिफिकेशन भी आई थी 2011 में। अब इसमें क्या हुआ, इसमें देखा गया, देखो इंडिया की जितनी भी कोस्टल एरिया है, कुछ एरियाज को ज़्यादा प्रोटेक्शन की ज़रूरत है और कुछ एरिया को ज़्यादा प्रोटेक्शन की ज़रूरत नहीं है। सिंपल, माने तक कुछ ऐसे कोस्टल रीजन्स हैं जहाँ पे बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, तो वहाँ पे बोल दिया जाएगा कि कंस्ट्रक्शन मत करो। और कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे बायोडाइवर्सिटी की डेंसिटी बहुत कम है, तो बोल दिया जाएगा ठीक है, यहाँ पे आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हो। तो उसी बेसिस पे कंट्री की कोस्ट को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, ठीक है, 4 जोन बना दिए। बस सिंपल सा यही करें। तो 4 जोन में जो फर्स्ट जोन है, जो CRG 1 के अंदर आता है, वो है जो कि काफ़ी इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया है। तो डेफिनेटली यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन है कोस्टल एरियाज पे, वो ना के बराबर अलाउड होगा। CRG 2 जो सेकंड कैटेगरी में रखे गए हैं, वो है अर्बन एरिया जो कि डेवलप्ड है। यहाँ पे शोर लाइन तक आप कोस्टल एरिया में जो शोर लाइन होती है बीच के अराउंड, वहां तक आप डेवलपमेंट कर सकते हो। फिर थर्ड कैटेगरी में 2 पार्ट्स में डिवाइड करा, एक थर्ड कैटेगरी A और एक थर्ड कैटेगरी B। थर्ड कैटेगरी में A वो लोग हैं या वो एरियाज आते हैं रूरल एरिया के, जहां पर पॉपुलेशन डेंसिटी 2161 पर स्क्वायर किलोमीटर से के अराउंड है, ठीक है, मतलब उससे ओवरऑल ज़्यादा है। बट द थिंग इज कि ये नंबर आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। आपको इतना ध्यान रखना है कि जो CRG थर्ड A है, वहाँ पे एक नो डेवलपमेंट जोन है 15 मीटर का हाई टाइड लाइन का। हाई टाइड लाइन क्या होती है, सपोज ये बीच है, यहाँ पे सैंड है और इस साइड पानी है, यहाँ पे वाटर है। तो पानी जो है ना, दिन में इसका लेवल कभी यहाँ पे आ जाता है, कभी यहाँ पे चले आता है। मतलब जो पानी का लेवल या तो गिर भी जाता है, कभी कभी ऊपर भी हो जाता है। तो ये जो पूरा रेंज है ना, इसी को टाइडल रेंज कहते हैं। तो हाई टाइड लाइन मतलब जो ये वाली लाइन है, जहाँ पे पानी पूरे दिन में थोड़ा सा आगे भी आ जाता है, तो ये जो हाई टाइड लाइन है, इसके 15 मीटर, इसके 50 मीटर तक कोई डेवलपमेंट नहीं होगा। इसको नो डेवलपमेंट जोन बना दिया गया। CRG थर्ड का जो बी पोर्शन है, यहाँ पे 200 मीटर का जो हाई टाइड लाइन से जो है नो डेवलपमेंट जोन है। मतलब CRG 3B में 200 मीटर्स तक आप हाई टाइड लाइन से डेवलपमेंट नहीं कर सकते।
तो ये कुछ चीज़ें आपको थोड़ी सी याद रखनी पड़ेगी क्योंकि प्रीलिम्स में ना ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं इसलिए। CRZ-4 वो है जो ऑब्वियसली एक्वेटिक एरियाज हैं जो कि टेरिटोरियल लिमिट्स तक हैं पूरे, मतलब जो ज़मीन के बाहर सपोज यहाँ पे सैंड है, बीच है और यहाँ पे पानी चालू हो जाता है, तो पानी जहाँ से चालू हो रहा है यहाँ से लेके जहाँ तक इंडिया का जो नेशनल वाटर है, तो ये पूरा पानी का ही रीजन है। यहाँ पे प्रोटेक्शन भी दी गई है क्योंकि यहाँ पे भी ना इस पानी के रीजन में कौन सी डेवलपमेंट होती है, बहुत सारे लोग ऑयल को ड्रिल करने के लिए यहाँ पे बड़ी बड़ी ऑयल ड्रिल्स लगा देते हैं। बहुत सारे लोग जो सी बेड है, मतलब समुद्र का जो बॉटम सरफेस है, वहाँ पे बहुत सारे माइनिंग करने के लिए जाते हैं, तो उन एरियाज में भी प्रोटेक्शन देने की बात की गई है। तो ऐसे 4 कोस्टल रेगुलेशन जोन्स इंडिया में बनाए गए हैं 2011 की नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग, जो कि एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर आता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, इस पे प्रीलिम्स में क्वेश्चन बनेंगे। अभी हुआ क्या है, अभी हुआ ये है कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जो कि बाय द वे एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है आर्टिकल 148 के अंदर, उसने एक रिपोर्ट निकाली है जिसमें पता लगा है कि तमिलनाडु ने ये जो CRZ नोटिफिकेशन का वायलेशन कर दिया है कुछ, क्योंकि CRZ स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, उनके अंदर भी एक कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी बनती है। स्टेट्स के पास भी कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी बनाई गई है इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग। लेकिन इन्होंने क्या करा, जो स्टेट की कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी है, उन्होंने लोकल अथॉरिटीज़ को अपना काम जो है वो डेलीगेट कर दिया और उसको मॉनिटर भी नहीं करा। मतलब उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और भी छोटी बॉडी को दे दी और उसको ढंग से रिस्पॉन्सिबली मॉनिटर नहीं करा। ये एक क्लेम करा है CAG ने। अब ऐसा है या नहीं वो तो खैर इन्वेस्टिगेशन पे आएगा, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्योंकि ये न्यूज़ में आ गया था तो इसके बारे में ज़्यादा जानना इंपॉर्टेंट था, ठीक है। और जो कैग है डेफिनेटली वो इंडिया का ऑडिटिंग डिपार्टमेंट का हेड है, तभी तो कैग को पता चला कि ग्राउंड पे क्या हो रहा है। और कैग पब्लिक पर्स को प्रोटेक्ट करके रखता है, गार्जियन ऑफ द पब्लिक पर्स। तो ये तीन चार चीज़ आपको पता होनी चाहिए। इतना ही आपको जानना था इस न्यूज़ से। चलते हैं नेक्स्ट एडिटोरियल की तरफ। पाकिस्तान एट UNSC पॉइंट्स ऑफ इट्स कंपास। सो यहाँ पर क्या हुआ है, देखो UNSC पूरे यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी को लेके सबसे बड़ी बॉडी है, ठीक है। यूनाइटेड नेशंस 2 काम करता है, एक तो वो जियो पॉलिटिकल फील्ड में बहुत सारे काम करता है, चीज़ों को डिसाइड करता है। दूसरा वो डेवलपमेंटल वर्क करता है, ठीक है, डेवलपमेंटल वर्क करता है। ये सबको पता है कि डेवलपमेंट का जो वर्क है यूनाइटेड नेशंस का, उसमें वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहा है। लेकिन जो यूनाइटेड नेशंस का जो जियो पॉलिटिकल वर्क है, जिसमें वो इंश्योर करना चाहता है कि पूरे वर्ल्ड में वर्ल्ड पीस आए, उसमें यूनाइटेड नेशंस बहुत ज़्यादा फेल हो चुका है। फाइन। और जो जियो पॉलिटिकल वाला साइड जो यूनाइटेड नेशंस का संभालता है, या उसका जो सबसे ऊपर वाली बॉडी है, वो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर 15 लोग होते हैं या 15 मेंबर्स हैं, जिसमें से 5 परमानेंट है जिनको आप कभी भी नहीं निकाल सकते, और 10 नॉन परमानेंट है। अब 10 नॉन परमानेंट जो मेंबर्स हैं वो हर 2 साल में बदल जाता है। इलेक्शन होता है एक तरह से। इलेक्शन एक्चुअली थोड़ा सा नाम का ही होता है क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज़ को ना डिफरेंट तरीके से सपोर्ट किया जाता है। जैसे सपोज इंडिया की कोई फ्रेंडली कंट्री है और बहुत छोटी सी कंट्री है, फिर भी इंडिया उसको वोट कर देगा उसके लिए, क्योंकि उसका बहुत टाइम से ना नंबर नहीं आया UNSC में मेंबरशिप का। तो मतलब ये इलेक्शन होता है, पता ही होता है कौन आ रहा होता है। तो 2 साल तक वो जो कंट्री है वो नॉन परमानेंट मेंबर रहती है और 2 साल में वो चली जाती है। लेकिन ये जो 10 कंट्रीज़ हैं, इनके पास 5 वाली जो कंट्रीज़ है ना, इतनी पावर नहीं है, क्योंकि 5 जो कंट्रीज़ हैं, ये P5 जिसको आप बोल सकते हो, इनके पास है वीटो पावर। वीटो पावर मतलब अगर मान लेते हैं 10 तो वैसे लोग हो गए, 10 कंट्रीज़ तो वैसे नॉन परमानेंट हो गई और 5 कंट्रीज़ ऐसे हैं जो कि परमानेंट है। मान लेते हैं एक कंट्री ऐसी है जिसके अगेंस्ट 14 की 14 कंट्रीज़ हैं, 15 में से 14 कंट्रीज़ इस एक कंट्री के अगेंस्ट है, और ये जो कंट्री है ना, ये वो कंट्री है जो कि P5 में आती है, मतलब ये परमानेंट है, तो इसके पास वीटो पावर भी है। तो इन 14 कंट्रीज़ ने UNSC के अंदर इस एक कंट्री के अगेंस्ट वोट कर दिया, लेकिन क्योंकि इस एक कंट्री के पास वीटो पावर है, ये जो पूरा वोट है, अगर उसके अगेंस्ट ये कंट्री वोट करती है, पूरा वोट जो है इसके अगेंस्ट ये कंट्री वोट करती है, तो पूरा ये जो वोट है किसी काम का नहीं रहेगा, ये खत्म हो जाएगा। ये मतलब होता है वीटो पावर का। एनीवे, नॉन परमानेंट रूट से 2 साल के लिए इलेक्शन के थ्रू पाकिस्तान अब जो है वो UNSC का मेंबर बन चुका है। इंडिया भी था, इंडिया भी बना था अभी रिसेंटली। इंडिया का जो 2 साल का टर्म है वो पूरा हो गया। अब जो अगली साइकिल आएगी वो देखते हैं कब आएगी। अभी पाकिस्तान ने ज्वाइन करा है और बहुत सारे कंट्रीज़ के साथ कराया, बाय द वे, सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं। तो यहाँ पे एक कंसर्न है कि जो पाकिस्तान है वो अपना जो इंडिविजुअल उनका एजेंडा है उसको ज़्यादा वो
पुट फोर्थ करेंगे और एंटी इंडिया स्टांस यूएनएससी का बनाने की कोशिश करेंगे। बस यही एक कंसर्न है हमारा और कुछ नहीं। 2025 से 2026 तक वो मेंबर रहेगा 2 साल के लिए। एंड अभी देखा जाए तो 15 में से ऑलमोस्ट 15 मतलब जितने भी 15 मतलब 10 में से जो 10 इलेक्टेड लोग होते हैं, क्योंकि 5 तो परमानेंट है, 10 ही इलेक्टेड कंट्रीज हैं, तो 10 में से ऑलमोस्ट आधी जो कंट्रीज हैं वो है जो कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन की मेंबर्स हैं। तो यहाँ पे जो ओआईसी ग्रुप है डेफिनेटली वो थोड़ा सा डोमिनेट कर सकता है। तब ओआईसी के बारे में जानना भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये अलग से न्यूज़ में लिखा है। तो ओआईसी क्या है? ओआईसी का नाम है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। इनका एम यही था मेनली कि जो ओवरऑल जो मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज हैं उनमें जितने भी इश्यूज हैं, चाहे वो पॉवर्टी हो, एजुकेशन हो, हेल्थ हो, जियो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन हो, एट्सेट्रा, उसको केटर करना और उनको मिलके सुधारना, आपस में एक डिस्कशन करना। तो ऐसे ही एक इन्होंने एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म बनाया था। इसमें 57 कंट्रीज हैं अभी और ये 1969 में बना था मोरक्को के अंदर। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान होनी चाहिए, ऐसे इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस पर फिल्म्स पर डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, इतना आपको पता होना चाहिए और इसलिए ओआईसी बना था। बाय द वे, इवन दो इंडिया जो है वो ओआईसी का मेंबर नहीं है, बट टेक्निकली देखा जाए तो इंडिया को ओआईसी का मेंबर होना चाहिए क्योंकि इंडिया में वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन है। ठीक है, तो टेक्निकली जस्ट बिकॉज इंडिया मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट नहीं है इसका मतलब नहीं है कि इंडिया को आप ओआईसी से निकाल दो। इनफैक्ट पिछले 10-20 साल से बहुत कोशिश करी है इंडिया ने ओआईसी की मेंबरशिप की। एक बार तो आई थिंक जो कुछ टाइम पहले, क्योंकि बांग्लादेश ओआईसी का मेंबर है, तो बांग्लादेश ने रेकमेंड करा था इंडिया को एक ओआईसी की समिट में, मतलब इंडिया ने ओआईसी की समिट में पार्टिसिपेट भी करा था। और तब सुषमा स्वराज फॉरेन मिनिस्टर थी, उन्होंने ओआईसी की समिट को अटेंड भी करा था और वो भी चाहते थे कि इंडिया की यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन हो। देखो, इंडिया का जितनी भी सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में इंपॉर्टेंट पोजीशन होगी, ऑब्वियसली इंडिया की जो सॉफ्ट पावर है हम उसका सबसे ज़्यादा यूज़ कर पाएंगे। और इंडिया का हमेशा केस यही रहा है क्योंकि इंडिया के पास इवन दो मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री नहीं है, बट क्योंकि हमारे पास वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन है, ये इंडिया को टेक्निकली इसका मेंबर हो जाना ही चाहिए, या कम से कम आप हर मीटिंग में तो बुलाओ तो सही एटलीस्ट। बट ऐसा अनफॉर्चुनेट नहीं हुआ है। एनीवे, कमिंग टू द डिस्कशन, तो द थिंग इज़ कि यहाँ पे जो फोकस है वो जो ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं स्पेशली मिडिल ईस्ट, उस पर ज़्यादा होने वाला है। बट अगेन, क्योंकि पाकिस्तान इस पर्टिकुलर मीट का इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का अब एक नॉन परमानेंट मेंबर बना है 2 साल तक, तो यहाँ पे वो अपना जो खुद का एजेंडा है उसको डेफिनेटली वो पुश करेंगे, चाहे वो जम्मू एंड कश्मीर हो, चाहे वो चाइना के साथ कोलैबोरेट करके एंटी इंडिया डिफरेंट स्टैंड्स पर काम करें। एंड एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जो पाकिस्तान है वो इस पर्टिकुलर ओकेजन को यूज़ करके अपने आप को जो उस पर टेररिस्ट स्टेट का लेबल रखा है उसको हटाने की भी कोशिश करेगा। एक तो आपको ध्यान रखना है कि 1267 सैंक्शन के नाम से एक यूएनएससी सैंक्शन है। अब ये क्या है, ये डायरेक्टली प्रीलिम्स में आ जाएगा कि ये जो टर्म है ये क्या है। हुआ ये था कि जब एक्चुअली अफगानिस्तान में 1990s के अंदर ही तालिबान की गवर्नमेंट थी, वहाँ पे बन गई थी वो, फिर हट जाती है 21st सेंचुरी में और फिर यूएस वहाँ पे रूल करता है, डेमोक्रेसी लाने की कोशिश करता है। अब वापस रिवर्स हो गया है। अब वापस क्या हुआ है, वापस जो डेमोक्रेसी वो चली गई, वापस फिर से तालिबान वहाँ पे रूल में आ गई। लेकिन जो जब 1990s में तालिबान का रूल था तो उनकी एक्टिविटीज़ को ब्लॉक करने के लिए यूएनएससी के अंदर एक बेसिकली रिजोल्यूशन पास हुआ था। उसका नंबर ये था 1267 नंबर था उसका, और उस पर जो तालिबान है या अलकायदा जो है उन पर सैंक्शंस लगा दिए गए थे। तो ये नंबर आपको ध्यान रखना है कि किससे रिलेटेड है, इतना आपको पता होना चाहिए। ठीक, बस यही सारी चीज़ें। और एक और चीज़ है, इंडिया और पाकिस्तान की एक इंडस वाटर ट्रीटी भी है, क्योंकि जो इंडस रिवर है वो चाइना से स्टार्ट होती है, इंडिया से होते हुए पाकिस्तान में चली आती है। यहाँ पे चाइना है, यहाँ पे इंडिया है, यहाँ पे पाकिस्तान है। और इंडस रिवर्स की डेफिनेटली बहुत सारी जो ट्रिब्यूटरीज भी है, नॉट चंबल सॉरी, चिनाब, झेलम, सतलुज, रावी, ब्यास एट्सेट्रा। तो द थिंग इज़ कि ये जो पूरा पानी है, इवन दो ये इंडिया से होके जा रहा है पाकिस्तान में और चाइना से स्टार्ट हो रहा है, ये पानी यूज़ कौन करेगा? तो इस क्वेश्चन को हटाने के लिए, इस क्वेश्चन को रिजॉल्व करने के लिए दोनों कंट्रीज़ ने, इंडिया और पाकिस्तान ने, इंडस वाटर ट्रीटी क्या करी थी, साइन करी थी। बट ऑब्वियसली पाकिस्तान यहाँ पे यूएनएससी के प्लेटफॉर्म को यूज़ करके और ज़्यादा पानी की जो डिमांड है वो कर सकता है। अब वो देखना पड़ेगा कि क्या होता है, अभी तो हम सिर्फ एस्टिमेट कर रहे हैं, अभी तो मेंबर बना भी नहीं है, 25 में मेंबर बनेगा। तो ये सारी चीज़ आपको बताना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। नेक्स्ट एडिटोरियल है ये, द मिसिंग स्पॉटलाइट ऑन अर्बन लोकल गवर्नमेंट पोल्स। देखो क्या हो रहा है, जो अर्बन लोकल गवर्नमेंट है, जैसे
नगर पंचायत तो नहीं बोलेंगे, वो तो थोड़ा सा टाउन हिल वाला रीजन हो गया। आप ये मान लो जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस होते हैं या म्यूनिसिपैलिटीज़ होती है, इनके अंदर भी ना इलेक्शन होते हैं। हो सकता है आपने भी इनमें वोट दिया हो। तो इसमें आप वार्ड मेंबर को वोट देते हो, इसमें आप वार्ड मेंबर्स को वोट देते हो। ये जो वोटिंग होती है ये हर 5 साल में एक बार होती है। पहले जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तब ये जो वोटिंग थी ये 10-10 साल में नहीं होती थी, 12-12 साल में नहीं होती थी। और वोटिंग हो भी जाए तो जो अपॉइंटमेंट नहीं होते थे, मतलब म्यूनिसिपल जो लोकल बॉडीज़ हैं ये काम भी नहीं करती थी और बहुत ही ज़्यादा अनरेगुलेटेड था पूरा। इसके कारण 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास करा गया, जिसके थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अर्बन लोकल बॉडीज़ को इंक्लूड करा गया। अब क्योंकि अर्बन लोकल बॉडीज़ अब सिर्फ नॉर्मल लीगल बॉडीज़ नहीं है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं। तो अब ये पूरे गवर्नमेंट पे नीचे से लेके ऊपर तक ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई कि उनको अर्बन लोकल बॉडीज़ को सीरियसली लेना पड़ेगा और जो इनके इलेक्शंस हैं वो टाइमली कराने पड़ेंगे। लेकिन फिर भी ये देखा गया है कि अभी भी जो अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं या जो अर्बन लोकल गवर्नमेंट्स हैं उनकी जो रिप्रेजेंटेशन है उसको अभी भी बहुत बड़ा एक 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 बहुत बड़ा गैप अभी भी एग्जिस्ट करता है। ठीक है, सो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो आपको ध्यान रखनी है। तो जो अर्बन लोकल गवर्नमेंट्स है या अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बहुत सारी सिविक सर्विसेज प्रोवाइड करने में। सिविक सर्विसेज में क्या आता है, मोबिलिटी, मतलब सड़कों को देखना, फिर क्लीनलीनेस, सैनिटेशन वगैरह, फिर वाटर घर घर में पहुंचाना, जो स्वच्छ भारत अभियान है उसमें अर्बन लोकल बॉडीज़ ने ही काम करी है, ये सारी सिविक सर्विसेज है। ठीक है, और ये करंटली जो जो सिटीज़ हैं, बाय द वे पूरे इंडिया में जो सिटीज़ हैं उसका 60% जीडीपी सिटीज़ ही लाती हैं। बाय द वे एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि इंडिया में अराउंड 65% पॉपुलेशन रहती तो रूरल एरिया में है। अब जो नया सेंसस आएगा उसके अकॉर्डिंग ये नंबर कम हो जाएगा, बट पुराना सेंसस जो है या फिर जो एस्टिमेट्स है उसके अकॉर्डिंग यही है। इवन दो 65 मतलब 35% लोग सिटीज़ में रहते हैं, लेकिन 60% जीडीपी सिटीज़ से ही आ रही है सिर्फ। और सिटीज़ में कौन है, अर्बन लोकल बॉडीज़ या अर्बन लोकल गवर्नमेंट्स। ठीक है, तो ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है मेंस में लिखने के लिए, ये आपको ध्यान रखना है। और प्रीलिम्स में भी ऐसा कुछ पूछा जा सकता है। 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लाया गया ताकि ऑब्वियसली जो ओवरऑल फंक्शनिंग है इनकी थोड़ी इंप्रूव हो। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रही है, अभी भी 60% जो अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं उनमें डिले आ रहे हैं इलेक्शन के, अभी भी वहाँ पे इलेक्शन में डिले आ रहे हैं। ठीक है, और ये कौन बोल रहा है, ये कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट ही बोल रही है जो कि 2024 की रिपोर्ट है। तो ये क्योंकि एक गवर्नमेंट की खुद की रिपोर्ट ये चीज़ बोल रही है ना, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक चीज़ हो जाती है जो आपको मेंस में लिखनी पड़ेगी। मेंस में अगर अर्बन लोकल गवर्नमेंट का ऐसा क्वेश्चन आता है तब आपको ये पता होना चाहिए कि कैग ही बोल रहा है कि 60% जो अर्बन लोकल गवर्नमेंट्स हैं उनके इलेक्शन डिले हो रहे हैं। इनफैक्ट अगर इलेक्शन हो भी गए तो जो जो पहली मीटिंग होगी वो हो ही नहीं रही और जो लोगों को पद नहीं दिए जा रहे, डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं हो पा रहे। जो फर्स्ट मीटिंग्स है इन इलेक्टेड काउंसिल्स की वो बहुत ज़्यादा डिले हो चुकी है। जैसे कर्नाटका में तो 11 महीने का एवरेज डिले है इन जनरल, एवरेज डिले। मतलब पूरे कर्नाटक में जितने भी सिटीज़ हैं वहाँ पे कुछ कुछ अर्बन लोकल गवर्नमेंट्स है जिनकी मीटिंग इलेक्शन के 2 साल तक शायद नहीं हुई है। तो कुल मिला के जो एवरेज है वो 11 महीने आ जाती है। तो मतलब द थिंग इज कि कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी का फिर मतलब क्या हुआ जब ये वही चीज़ें हो रही है जो पहले होती थी। ठीक है, और एक और चीज़, जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है उनके पास पावर और ऑटोनॉमी बहुत कम है। अब ये स्टेट इलेक्शन कमीशन क्या होता है, देखो जो इंडिया में मेन इलेक्शन कमीशन है जिसकी आप न्यूज़ हमेशा सुनते हो, वो 2 टाइप के इलेक्शन कराते हैं। वो पार्लियामेंट में जो इलेक्शन होते हैं वो कराते हैं और जितने भी स्टेट्स की लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं वहाँ पे इलेक्शन कराते हैं। लेकिन स्टेट्स के अंदर जो पंचायत हो गई या अर्बन लोकल बॉडी जैसे म्यूनिसिपैलिटी या म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हो गई, इनके इलेक्शन कमीशन नहीं कराता। इनके इलेक्शन कराने के लिए एक अलग से स्टेट इलेक्शन कमीशन बनाया गया जो कि हर स्टेट का अलग होता है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन तो एक ही है पूरे कंट्री का, लेकिन स्टेट इलेक्शन कमीशन हर स्टेट का अलग होता है और ये यहाँ पे इलेक्शन कराते हैं। तो जो स्टेट गवर्नमेंट है ना, उन्होंने स्टेट इलेक्शन कमीशन को ज़्यादा पावर्स नहीं दी, और पावर्स नहीं दी तो स्टेट इलेक्शन कमीशन भी क्या करेंगे, वो भी तो ढंग से इलेक्शन नहीं करवा पाएंगे फिर। ठीक है, और ये भी डेटा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेटा है। ये यहाँ पे लिखा है इंडिया में 4800 के अराउंड अर्बन लोकल गवर्नमेंट्स हैं, मतलब अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं, जो कि नियरली 40% ऑफ द पॉपुलेशन है। यहाँ पे मैंने 35% लिखा है, यहाँ पे 40% लिखा है। ये डिफरेंस इसीलिए क्योंकि कोई नया सेंसस नहीं हुआ है अभी, पुराना डेटा हमारे पास 2011 का ही है। तो जब तक नया सेंसस नहीं होगा हमें पता नहीं लगेगा कि कितना है। तो ये सारे एस्टिमेट्स हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि 35 से 40% जो लोग हैं इंडिया के वो अर्बन एरिया में रहते हैं। ठीक है,
और ये माना जाता है कि ये जो अर्बन एरिया में या सिटीज़ में जो लोग रहते हैं, ये पूरी पॉपुलेशन के 50% क्रॉस कर जाएंगे 2050 में। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटा है जो आपको ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि यूपीएससी में क्वेश्चन आ गया अर्बन लोकल बॉडी का, तब तो ये आपको लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर वहाँ पे क्वेश्चन आएगा अर्बनाइजेशन का, कि अर्बनाइजेशन के क्या फ़ायदे क्या नुकसान है, ऐसा कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है, तो तब भी तो ये डेटा रेलेवेंट है ना, कि अभी तो 40% लोग रह रहे हैं, लेकिन 2050 तक ये 50% लोग हो जाएंगे। इसलिए हमें अर्बन एरिया पे ज़्यादा और फोकस करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और 60% जीडीपी, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। लोकसभा पासेस बिल टू अमेंड डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005। ये भी बहुत एक इंटरेस्टिंग एक न्यूज़ है। एक्चुअली क्या है, ओवरऑल जो गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी टैक्स अपना कमाती है, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत सारा टैक्स कलेक्ट करती है, बहुत सारा नॉन टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट करके रखती है, लेकिन कुछ पैसा साइड में भी रखती है अगर कोई इमरजेंसी आ गई तो। ठीक है, और इमरजेंसी आ गई तो उसके टाइम क्या करना होगा, कौन किसको कॉल करेगा, मतलब ग्राउंड लेवल पे कोई लैंडस्लाइड आ गई तो जो लोकल पुलिस वाले हैं वो किसको कॉल करके बताए कि भाई यहाँ पे लैंडस्लाइड आ गई। तो ये पूरी स्टैंडर्डाइजेशन है, सब पूरी अथॉरिटी है। इसके लिए एक एक्ट पास किया गया था 2005 में, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट। अब उसको अमेंड करा जा रहा है, उसमें बदलाव करा जा रहा है 2024 के अंदर। ठीक है, ये बिल यहाँ पे इंट्रोड्यूस करा गया है। ठीक है, तो क्या था 2005 में जो एक्ट था उसके अंदर दो कमिटीज बनती थी, एक नेशनल लेवल पे और एक स्टेट लेवल पे, बहुत सारी, मतलब हर स्टेट की खुद की कमेटी होती थी। तो जो नेशनल लेवल पे कमेटी है उसका नाम है नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी। स्टेट लेवल पे जो कमेटी थी इसका नाम था स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी। अब होता क्या था कि ये कमिटीज रिस्पॉन्सिबल थी, जो एनडीएमए अथॉरिटी थी और जो एसडीएमए अथॉरिटीज थी, मतलब जो नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी है वो रिस्पॉन्सिबल है नेशनल लेवल पे जो डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है उसकी हेल्प करने के लिए, और स्टेट लेवल पे जो एग्जीक्यूटिव कमेटी है वो रिस्पॉन्सिबल है स्टेट लेवल की जो डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है उसको असिस्ट करने के लिए। अब इस अब ये क्या, मतलब इसमें ब्यूरोक्रेसी बहुत ज़्यादा हो गई, बहुत ज़्यादा घिचपिच हो गई और बहुत सारे लोग आ गए और डिजास्टर दूर हो गया। और जो गवर्नमेंट के जो जितने गवर्नमेंट ऑफिस है ना उनका नंबर काफ़ी बढ़ गया। कोई भी चीज़ करने के लिए आपको यहाँ से जाना पड़ेगा, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से। तो इस पर्टिकुलर एक्ट में क्या करा है, इनको सेपरेट कर दिया। यहाँ पे जो ये जो अथॉरिटीज़ है नेशनल लेवल पे और स्टेट लेवल पे, ये अपने आप ही बिना एग्जीक्यूटिव कमिटीज़ की रिकमेंडेशन लिए ये पूरा प्लान खुद ही बना सकते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे हुआ जो प्रोसेस, इससे क्या होगा, जल्दी होगा, काफ़ी फास्ट होगा, बस यही है। और यहाँ पे एक डिजास्टर डेटाबेस भी बनाया जाएगा नेशनल लेवल पर भी और स्टेट लेवल पर भी। प्रीलिम्स में ऐसा स्टेटमेंट आ जाएगा कि 2024 का जो डिजास्टर मैनेजमेंट अमेंडमेंट है, एक्ट है, उसके अंदर सिर्फ नेशनल लेवल पे डेटाबेस बनाने की बात है। ऐसा नहीं है, नेशनल लेवल पे भी बनेगा और सारे स्टेट्स में भी बनेगा। और जो मैंने यहाँ पे बात करी कि अर्बन पॉपुलेशन अभी 40% तो है, लेकिन फ्यूचर में 50% इंडिया की पॉपुलेशन अर्बन एरियाज में ही रहेगी। तो और अर्बन एरिया की प्रॉब्लम अलग है, हमारे यहाँ पे अर्बन फ्लड्स आ रहे हैं। फ्लड्स कहाँ पर आते हैं, यहाँ पे नदी है, बहुत बारिश हुई तो नदी क्या है, आसपास वाले एरिया में पानी के कारण बाढ़ आ जाती है नदी के। अर्बन एरिया तो बहुत दूर है नदी के, फिर भी यहाँ पे बाढ़ आ रही है, क्योंकि यहाँ पे जो सड़कें हैं वो पूरी कंक्रीट की बन गई। पहले यहाँ पे जंगल था या फिर बहुत बड़े ग्रासलैंड्स थे, बारिश हुई, पानी जमीन में अंडर वाटर, अंडरग्राउंड में चला गया। अब ऐसा नहीं होता, पानी ऊपर ही ठहर जाता है, क्योंकि पूरी सारी ज़मीनें कंक्रीट की या फिर सीमेंट की या फिर कोल टार, जिससे भी आप रोड बनाते हो उस सबसे कवर्ड है, तो पानी ऊपर रह जाता है। इससे बाढ़, आर्टिफिशियली बाढ़ अर्बन एरियाज में आने लग गई। तो अर्बन एरियाज की प्रॉब्लम अलग है, उनमें अलग टाइप के डिजास्टर्स आते हैं। इसलिए अर्बन डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का भी यहाँ पे जो है वो एक पर्टिकुलर रिकमेंडेशन है। तो ये एक्चुअली बहुत ही अच्छा मूव है और काफ़ी टाइमली मूव है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। कंज्यूमर इन्फ्लेशन ईजेस स्लाइटली टू 5.5%। पिछले महीने भी मैंने आपसे डिस्कस करा था कि जो इन्फ्लेशन है, मतलब जितना प्राइस बढ़ चुका है प्रोडक्ट्स का, वो बहुत ज़्यादा हो गया था। पिछले बार अक्टूबर में ये डेटा 6.2% था। और बाय द वे आपको ये भी बताया था मैंने कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसके बहुत सारे काम हैं, लेकिन जो उसकी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ये है कि कंट्री में इन्फ्लेशन को कंट्रोल रखना। और इन्फ्लेशन कंट्रोल करने की कोई लिमिट भी तो होगी। आरबीआई ने बोला है कि 4% इन्फ्लेशन, दो मतलब +2 और -2, मतलब 4% इन्फ्लेशन होना चाहिए। इससे नीचे या तो 2% तक हो या फिर 2% ऊपर, मतलब 6% तक हो। तो 2 से 6 ही रेंज है आरबीआई की। और पिछले अक्टूबर में क्या था, 6% को क्रॉस कर गया था इन्फ्लेशन।
तो ये बहुत बड़ा एक झटका था। एनीवे फॉर्चुनेटली जो इन्फ्लेशन है वो 5.5% आ गया, इस रेंज के अंदर वापस नवंबर में वो लौट के आया है, इतना आपको ध्यान रखना है। एंड जो फूड इन्फ्लेशन है बाय द वे, जो यहाँ पे इन्फ्लेशन का ये जो नंबर है ना, ये ओवरऑल नंबर है। और एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये जो इन्फ्लेशन का नंबर है ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से निकाला है। दो टाइप के मेनली इन्फ्लेशन इंडेक्स होते हैं, एक्चुअली बहुत सारे होते हैं बट दो मेन होते हैं, एक होलसेल प्राइस इंडेक्स और एक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। आरबीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को यूज करती है, ना कि होलसेल प्राइस इंडेक्स को। तो ये जो डेटा है ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का है। लेकिन इसमें तो बहुत सारी चीज़ें आ गई ना, मतलब लैपटॉप की प्राइस कितनी बढ़ गई वो भी आ गया, एक पटेटो की प्राइस कितनी बढ़ गई वो भी इसमें आ गया। तो ये तो एवरेज इन्फ्लेशन है 6.2% और इस महीने का 5.5%। लेकिन सिर्फ फूड का कितना इन्फ्लेशन है? फूड का इन्फ्लेशन देखो 10% था पिछले महीने, इस बार 9% है। मतलब नॉर्मल इन्फ्लेशन से बहुत ज्यादा फूड इन्फ्लेशन है। और फूड इन्फ्लेशन सबसे ज्यादा खतरनाक होता है पुअर लोगों के लिए, क्योंकि उनकी जो पूरी कैपिटल है ना वो इरोड हो जाती है। इरोड मतलब इरोजन। सपोज यहाँ पे एक पहाड़ है, बहुत तेज हवा चली तो पहाड़ जो है, पहाड़ के जो पार्टिकल्स है वो हवा के साथ उड़ जाएंगे, और धीरे धीरे जो पहाड़ इतना बड़ा था कुछ टाइम बाद वो इतना सा रह जाएगा, क्योंकि ऊपर का जो टॉप है हवा और उड़ा के रह गई, उड़ा के ले गई, तो इरोजन हो गया ना। तो जब पुअर पीपल है उनके पास तो पैसे एक तो ऊपर से कम, ऊपर से जो खाने का खर्चा है वो कम भी नहीं कर सकते। कोई इंसान अगर 10 रुपए 100 रुपए कमा रहे दिन के, और कोई इंसान है जो दिन के 1000 रुपए कमा रहे हैं, और दोनों मान लेते हैं 75 रुपीज का खाना खाते हैं, ठीक है, दोनों 75 रुपीज का खाना खाते हैं। तो अगर 75 जो रुपीज का खाना आता था अब वो 100 रुपए का आने लग गया मान लेते हैं, तो जो 1000 रुपए वाला है ना उसको तो फर्क ही नहीं पड़ा। लेकिन जो 100 रुपए कमाता था वो 75 का खाना परचेज करता था, और वही खाना अब 100 रुपए का हो गया, तो उसकी इनकम का तो 75% खाने में जाता था, अब 100% सिर्फ खाने में ही चला गया। तो इसकी जो कैपिटल है वो इरोड हो गई। तो ये इन्फ्लेशन का, स्पेशली फूड इन्फ्लेशन का नुकसान पुअर लोगों को सबसे ज्यादा होता है। लास्ट आर्टिकल, डिजीज एक्स क्या है, ठीक है, और क्या लोग उसके लिए रेडी रहे। एक्चुअली डिजीज एक्स अलग से कोई एक डिजीज नहीं है बाय द वे। ये ना ऐसे प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ जाएंगे कि डिजीज एक्स क्या है, और वहाँ पे लिखा होगा कि डिजीज एक्स एक डिजीज है, एक टाइप की डिजीज है, वायरस की डिजीज है जो आने वाली है, ऐसा कुछ नहीं है। डिजीज एक्स या एक्स का मतलब क्या होता है, मैथ्स में भी आपने पढ़ा होगा, एक्स वो क्वांटिटी है जो हमें नहीं पता, वही मतलब है डिजीज एक्स का। अगर कल को कोई पैंडेमिक आ जाए किसी वायरस से और हमें पता नहीं है वो वायरस कौन सा है, तो जब तक हमें पता नहीं है वो कौन सा वायरस है तब तक हम इसको डिजीज एक्स ही बोलेंगे। चाहे वो पैंडेमिक बैक्टीरिया से है, लेकिन हमें पता नहीं है किस टाइप का बैक्टीरिया है, किस टाइप का ये पैंडेमिक है, तब इसको भी हम डिजीज एक्स ही बोलेंगे। मतलब कोई भी ऐसा पैंडेमिक लेवल पे कोई बड़ी डिजीज आ जाए जो हमें पता नहीं है वो क्या है, तो उसको हम डिजीज एक्स बोल देंगे। लेकिन जब पता चल गया कि वो क्या है, किस टाइप का वो वायरस है या बैक्टीरिया है या फंगस है, जो भी है, तो उसके अकॉर्डिंग फिर उसको नाम दे देंगे, तब उसको डिजीज एक्स फिर नहीं बोलेंगे। तो जब तक नहीं पता तब तक उसको हम डिजीज एक्स ही बोलेंगे, बस इसका यही मतलब है, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है, देखो जब कोविड-19 भी आया था ना, तब भी उसको डिजीज एक्स ही बोला था, क्योंकि स्टार्टिंग में तो पता नहीं था वो क्या है। फिर धीरे धीरे उसका जो जेनेटिक मटेरियल है उसकी कोडिंग करी गई, सॉरी डी कोडिंग करी गई, उसको सीक्वेंस करा गया, तब जाके पता चला अच्छा ये तो वायरस है, और ये सार्स कॉफ टाइप का एक वायरस है, तो फिर उसको ट्रीट कर भी करा तो उसके बाद उसको कोविड नाम भी दे दिया गया, तो अब उसको डिजीज एक्स नहीं बोला गया, ठीक है। लेकिन पहले उसको डिजीज एक्स ही बोल रहे थे जब तक हमने उसको कोई नाम नहीं दिया था। तो अब कोई नया पैंडेमिक लग रहा है कि आ रहा है, जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कॉन्गो है, अफ्रीका के बीचों बीच एक कंट्री है, वहां पे 400 लोगों की डेथ हो गई है एक रैंडम आउटब्रेक के कारण। अभी रैंडम आउटब्रेक किस काम का है, ये किस चीज़ का है, ये अभी हमें आइडिया नहीं हुआ है, या वो किस टाइप की डिजीज है ये हमें नहीं पता है, ठीक है। तो इसलिए हम उसको डिजीज एक्स बोल रहे हैं। अगर पता चल गया कल को कि अच्छा ये है, तो उसको डिजीज एक्स बोलना बंद कर देंगे, और मान लेते हैं अभी तो ये तो 2024 में है, अब 2026 में कोई ऐसी नई डिजीज आती है जो फैल रही है लेकिन हमें पता नहीं है, तो हम उसको भी डिजीज एक्स बोल देंगे। सो ये आपको ध्यान रखना है। ये जो शब्द है ये WHO ने ही, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ही कॉइन किया था ये शब्द 2018 में। इसका मतलब है अनप्रिडिक्टेबल पैथोजन, मतलब जो पता नहीं है कहाँ से भी कोई बड़ा पैथोजन, पैथोजन मतलब जो ऐसा माइक्रोबियल ऑर्गेनिज्म जो ह्यूमंस के अगेंस्ट या फिर डिजीज फैलाने वाला हो, ठीक है। और WHO क्या करता है, पूरे पैथोजन की जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिजीज फैलाने वाले हैं उनकी लिस्ट बना के रखता है। इसमें जैसे इबोला है, मारबर्ग है, निपा है, जीका है, और उसके अलावा डिजीज एक्स भी इंक्लूड कर दिया है। मतलब जो भी फ्यूचर में आएगा वो भी इंक्लूड कर देंगे, इसको इंक्लूड करने का मतलब यही है, ठीक है। और क्योंकि डिजीज एक्स कहीं से भी आ सकती है, वायरस, बैक्टीरिया, फंगाई, पैरासाइट, कुछ भी हो सकता है वो, ठीक है। एंड ये बोला जा रहा है कि जो डिजीज एक्स है वो बढ़ती जा रही है क्योंकि हम बहुत ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं। एक सिंपल सा मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ।
बहुत ही घना जंगल है, घने जंगल में बहुत सारे एनिमल्स हैं, इन एनिमल्स के अंदर बहुत सारी डिजीज हैं, ठीक है। और ह्यूमंस क्या था, जंगल के बाहर रहते थे या जो जंगल में भी रहते थे वो इनसे बच के रहते थे। अब हमने क्या करा, पूरे जंगल को साफ कर दिया और यहाँ पे सड़कें बना दी। तो जिस एरिया में डिजीजेस थी, अब उस एरिया में ह्यूमंस चले गए, तो क्या वो डिजीज हम कैच नहीं करेंगे? कर लेंगे। तो डिफॉरेस्टेशन, अर्बनाइजेशन, क्लाइमेट चेंज से यही हो रहा है कि यहाँ पे जूनोटिक स्पिल ओवर हो रहा है। मतलब जो बीमारी एनिमल्स के अंदर ही थी या प्लांट्स के अंदर ही थी, अब वो ढुल के इंसानों के अंदर भी आ गई है, ह्यूमंस के अंदर आ गई है, वो स्पिल हो गई है। इसी को जूनोटिक स्पिल ओवर कहा जाता है, जब कोई भी बीमारी एनिमल से इंसानों में जंप कर जाए, ठीक है। और ग्लोबलाइजेशन ये और बड़ा खतरा है, क्योंकि पहले तो अगर अफ्रीका में कोई डिजीज है तो वो वहीं रहेगी। अब तो पूरे वर्ल्ड में कहीं भी डिजीज चालू हुई हो या कहीं भी डिजीज लोगों को हुई हो, लोग पूरे वर्ल्ड में ट्रैवल करते हैं तो पूरे वर्ल्ड में वो डिजीज भी फैल जाएगी, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें, और हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जीनोम सीक्वेंस को भी यूज़ करा है, लेकिन वो तुरंत डिजीज, कोई भी नई डिजीज आई है तो उसका ओरिजिन, टाइमिंग, बिहेवियर वो तुरंत नहीं बताएंगे। उनको भी थोड़ा पैटर्न चाहिए, डेटा चाहिए। और जब तक वो डेटा हमें मिलेगा तब तक डिजीज पता नहीं कहाँ कहाँ पहुँच चुकी होगी। तो यही सारी चीज़ें। तो जो ऑथर है वो बोल रहे हैं कि WHO की जो पैंडेमिक ट्रीटी है, 2021 में साइन हुई थी बाय द वे, नगोया प्रोटोकॉल जो 2010 में साइन हुआ था और 2014 में फोर्स में आ गया था, ऐसे जो प्रोटोकॉल्स हैं उसके थ्रू क्या है, जो वर्ल्ड है वो कोलैबोरेट करेगा बायोडाइवर्सिटी के डेटा पे, और इससे फ्यूचर डिजीज एक्ट को रोका शायद जा सके। तो आज का एनालिसिस यही है, मिलते हैं नेक्स्ट एनालिसिस में, एंड हैव अ गुड डे।